तो आज हम करेंगे थोड़ा सेट स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैट के कुछ हमने देख ही लिए पैटर्न किस तरह का है। थोड़ा सा सेट का भी देख लें ताकि थोड़ी थोड़ी सब तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाए आपकी। तो मैट की तरह ही सेट में भी आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं और तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये फर्स्ट जो है ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। साइंस के क्वेश्चंस आते हैं 35। ये शुरू में साइंस के क्वेश्चन है सारे, यहाँ 35 तक। और उसके बाद फिर 36 से शुरू होते हैं ये मैथ्स के। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं 36 से लेकर 55 तक। और उसके बाद 56 से फिर सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये सारे 90 तक इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये यस है सर। मेनली, मतलब तीन सब्जेक्ट्स समझ सकते हो आप, साइंस मैथ्स और सोशल साइंस। तो इसमें मैथ्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम। मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह के हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हर तरह के क्वेश्चंस का हो जाए। इसमें अभी हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो मैं बीच बीच से क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, थोड़े सिंपल सिंपल से जो है। यहाँ टिक लगाते रहेंगे, जो जो हमने कर लिए, जो बचेंगे उनको फिर बाद में देख लेंगे। तो 37 है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उनके डैश के बराबर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर डैश। तो क्वेश्चन इस तरह के जनरल से होते हैं और इनको जरूरी नहीं कि कोई फॉर्मूला आपको याद हो। इसको करके देखना। दो लगातार नंबर चाहिए, बोलो जैसे कोई दो नंबर। सर 4 और 3। हाँ, तो 3 4 हो गए, तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है। स्क्वायर क्या बनेगा 3 का सर 9। और 4 का। सर 16। 16। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ? 7। 7। तो ये जो भी ऐसे दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स लेंगे उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस जो आता है वो कितना होता है, उनके डैश के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये जो दो नंबर्स थे इनको प्लस करके, माइनस करके या मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कैसे ये 7 बन रहा है वो चेक करना है। तो सर थ्री और माइनस फोर करके। 3 और 4 माइनस करके 7 आता है। जो ये नो सर, नंबर सर थे, उनके स्क्वायर को। स्क्वायर को माइनस करके जो आया वो उन नंबर से और किस तरीके से बन सकता है इनका पूछा है। इनका सम करें, डिफरेंस करें, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। 3 और 4 को प्लस करके 7 बनता है, या 3 और 4 को माइनस करके, या 3 4 सर 3 और मल्टीप्लाई कर। 4 को प्लस करके 7 बनता है। हाँ, तो कम इनके करके। सम के इक्वल होता है। सिर्फ इसमें ही नहीं, और भी कोई नंबर आप लेकर देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा कोई एग्जांपल लेकर आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि कैसे इनका हो सकता है। और कोई नंबर भी ले सकते हो, जैसे 4 और 5 ले लें। 5 और 10। दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 4 के बाद 5 आता है। तो 4 का स्क्वायर हुआ यस सर। 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25। 25 25। में से 16 जब माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 9। और 4 और 5 प्लस करके भी 9 ही बनता है। 9। ठीक है, तो इसलिए इसका सम होगा यहाँ पर योग। ओके। यस सर। यस सर। अभी मैं बीच बीच से ले रहा हूँ, जो जनरल डायरेक्ट आप अभी कर सकते हो उस तरह के। एक वृत्त है, उसकी परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है, सरकमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला पता है? यस सर। बोलो। 2 पाई r। 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस दिया 220, और यहाँ से इसका आर निकालेंगे यानी कि रेडियस, त्रिज्या। तो सरकमफ्रेंस के नीचे लिखा मैंने 220, फिर आगे है 2 × पाई, पाई की वैल्यू 22/7। 22/7 × आर। आर होती है त्रिज्या सर्कल की, रेडियस ये वाली। तो ये निकालनी है अभी इसमें से। तो आर को वहीं रखो और बाकी सब इधर ले जाओ। 220 और क्या क्या आएगा इधर वो देखो, बताओ। मल्टीप्लाई में क्या और डिवाइड में क्या, ये सब उठाकर हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। नीचे वाला, सर 2 × 2। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। नीचे। तो 7 आ गया ऊपर और ये 2 और 22 जो थे ये आ गए नीचे। नीचे।
22 से डायरेक्ट ये कैंसिल हो रहा है, 22 वन ज़ा 22 और जीरो, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 5 ज़ा 10। आर कितना आ गया? 5 7 थर्टी ज़ा फाइव 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था क्वेश्चन में। तो ये निकली रेडियस, त्रिज्या। अगर रेडियस पूछी होती, त्रिज्या पूछी होती तो 35 आंसर होता, लेकिन इन्होंने पूछा है व्यास कितना होगा। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कितना होगा ये? तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, ये पूरा। डबल तो कितना हो जाएगा डायमीटर? 70। व्यास 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 70 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। अनीता समझ में आ रहा है? यस सर। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेड अ व्हील यूजिंग 24 स्पोक्स। 24 तीलियों का इस्तेमाल करके एक पहिया बनाया। व्हील बनाया 24 तीलियों का यूज करके, जैसे हमारे फ्लैग में होती हैं ऐसे। तो 24 तीलियां यूज करके ऐसे व्हील बना दिया। पूछा है दो साथ साथ तीलियों के जोड़े के युग्म द्वारा कितना कोण बना। तो ये बीच में कितना कोण बन रहा है, हर दो तीलियों के बीच का कितना एंगल है वो पूछा है। तो कितने पार्ट हो गए सर्कल के जब 24 तीलियां लगाई तो? सर 24 पार्ट्स। हाँ, टोटल एंगल कितना डिग्री था? 360 डिग्री। हाँ, उसके 24 हिस्से हुए तो 24 से डिवाइड कर लो। और 24 से डिवाइड करने के लिए इनको कैंसिल कर लो। 12 का टेबल आता हो तो जल्दी हो जाएगा। 12 टू ज़ा 24, 12 दूनी 24, और ऊपर 12 तियां 36 और जीरो। फिर 30/2 बना, 30 का आधा, 15। 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ओके। यस सर। अगला क्वेश्चन ये है कि 16 मीटर ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया 12 मीटर बनती है। तो समान परिस्थितियों में एक बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी 18 मीटर की छाया बनती है। तो दो चीजें हैं, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक उसकी छाया। ये मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, और दूसरा उसकी छाया, शेडो। कितना साइज था पहले पेड़ का? सोलह सर मीटर 16 मीटर। उसकी छाया 12 मीटर। 12 मीटर। अब पूछा है खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो एक्स लिख देता हूँ, और उसकी छाया है 18 मीटर। और वही प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था, अनुपात समानुपात, एक्स की तरफ एरो। सर अब इसमें क्या होगा? अब छोटी चीज की छाया छोटी बनती है, बड़ी चीज की छाया बड़ी बनती है। बड़ी बनती है। तो हुआ ये कैसा प्रोपोर्शन? इनवर्स। छोटे की छोटी, बड़े की बड़ी। यूनिवर्स क्यों हुआ? सर डायरेक्ट। तो तुक्के नहीं लगाने ना। तो ध्यान रखो, जब हम दोनों चीजों की बात करें कि दोनों एक साथ बढ़ रही हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। बड़ी चीज की छाया बड़ी होगी, छोटी की छोटी होगी। तो इसलिए दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सीधे समानुपात में। तो इसमें नीचे, तो यहाँ भी नीचे की तरफ एरो लिख लो। इसको कैसे लिखोगे फिर? उल्टा एरो है तो उल्टा ही लिखोगे, x/16। और यहाँ पर 12/18 है तो इसको, सॉरी, 12 और 18 है, इसको भी उल्टा ही लिखना है, 18/12। एरो उल्टी 12। इसलिए उल्टा लिख लें। तो x = 18/12 मल्टीप्लाइड बाय 16। 16। कैंसिल करो इसको, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 से कैंसिल, ये कितना आया? सर 3 6 18। 3 6 ज़ा 18। एक्स की वैल्यू कितनी बन गई? 24। 24 मीटर। तो वो खंबा 24 मीटर का है। ओके। यस सर। सर 2 नवंबर को है ना ये टेस्ट? नहीं नहीं, दो को ये वाला नहीं है। बाकी मैं बता दूंगा डेट देख के। एडमिट कार्ड के लिए भी आ गया लिंक डाउनलोड करने के लिए, पर टाइम नहीं लगा इस वजह से कर नहीं पाया। ये सेकंड सैटरडे को ही होता है। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा, उसमें डेट लिखी होगी। ओके। यस सर। सर मैट और सेट का दोनों अलग अलग दिन होगा या एक ही दिन होगा? एक ही दिन होता है, बीच में ब्रेक होती है बस 1 1.5 घंटे की, 1 1.5 या 2 घंटे की ऐसे, और उसके बाद यस। फिर लगातार पेपर। यस नेक्स्ट सर। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन 43।
इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 72 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा? 72 को किससे मल्टीप्लाई करें इनमें से सबसे छोटा नंबर जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम? पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स प्राइम बनने के लिए। ब्रैकेट। तो 2 से डिवाइड करें तो ये 36, 2 से डिवाइड किया फिर तो 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर 2 से, सॉरी 3 से करेंगे फिर 3 3 जार 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करना यस पड़ेगा? सर। 2 से। 2 से। अच्छा, एक ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। प्रियंका के बैग में 8 लाल और 12 हरे हेयर क्लिप हैं। लाल रेड वाले 8 और ग्रीन वाले हैं 12 हेयर क्लिप। और बैग में बिना देखे एक क्लिप चुनती है, हरे रंग का हेयर क्लिप चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन हेयर क्लिप इज ग्रीन, ऑफ ग्रीन कलर। तो एक बैग में मिक्स करके ये डाल दिए क्लिप्स। लाल 8, हरे 12, टोटल कितने हो गए? 20। 20 हेयर क्लिप हैं। अब मिक्स हो गए हैं वो, और उनमें से बिना देखे एक क्लिप निकालती है। कितने चांस है कि रंग का, ग्रीन कलर का हेयर क्लिप निकले? तो कितने ग्रीन कलर के हेयर क्लिप हैं? 12। 12। कितने में से? टोटल कितने थे बैग के अंदर? 20। 20। 20। जैसे फ्रैक्शन बनाते हैं बस वही है, कि अंदर 20 में से 12 ही ग्रीन है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? तो ये ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, नीचे टोटल। बस कैंसिल कर लो इसको, 4 के टेबल से हो जाएगा। 4 3 जार 12, 4 4 5 से 20। 23/5। 5। ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट। ओके। यस सर। नेक्स्ट है ये अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 37/7। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते सर। हैं। मिश्रित भिन्न, यस सर। 7 5 ज़ा 35, और माइनस करके, सॉरी 35 माइनस करके रहेगा, दोबारा लिख लूँ मैं। सर 5 एंड 2/7। हाँ, फिर इसके बाद यहां से शुरू करते हैं, और फिर ये, और फिर ये वाला लिखते हैं। तो 5 2/7, 5 सही 2/7। मेरा पेन सही से चल नहीं रहा, बीच में मिस कर रहा है। तो 5 2/7 हो जाएगा इसका आंसर। ओके। तो यस कुछ सर। क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं। फोकस करना है कि सिंपल में तो कोई गलती ना हो। और सबसे ज्यादा मार्क्स उनके अच्छे होते हैं, सिलेक्शन के उनके चांस होते हैं जिनका मैथ ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैथ को बिल्कुल बढ़िया से करना है। और सेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तब भी चल पड़ेगा। यस गलत सर। करना नहीं है जानबूझ के। बस ये है कि कुछ में अगर नहीं भी आ रहा हो तो भी कुछ लिख दोगे, तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर्स आते हैं, उनमें कितने पूर्ण वर्ग हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से 100 के सर बीच? 10। 10। तो देखते ही पता लगना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। 100। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर आ रहे हैं उसमें, तो 10 ही होंगे वो। तो इसलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। 10। ये वाला थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, किया हुआ है हमने इस तरह का, है ना? तो यस सर। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। एंगल एक्स जो है 35 डिग्री है, वाई और जेड पूछे हुए हैं। इसमें बात अधूरी है। पैरेललोग्राम दे दिया इन्होंने, रोम्बस नहीं दिया है। इनको रोम्बस लिखना चाहिए था यहाँ ऊपर। समचतुर्भुज तब कर पाएंगे। समचतुर्भुज में ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम हो तो इसमें फिर जानकारी अधूरी है, फिर एक आधा एंगल और देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये रोम्बस होना चाहिए था, समचतुर्भुज। कई क्वेश्चंस में गड़बड़ भी होती है।
रोम्बस। तो रोम्बस में जहां डायगोनल्स ये विकर्ण मिलते हैं वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, है ना? यस और सर। फिर ये एक्स और वाई मिलाकर कितने होंगे? 125 डिग्री। एक्स और वाई मिलाकर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्रीज। 180। 180 में से 90 तो इधर आ गया है, तो बाकी कितना बचा है? 125। अरे 180 में से 90 आ गया है, तो कितना बचा है? सॉरी 90। थोड़ा ध्यान से बोलो। तो 180 में से 90 इधर आ चुका है, 90 बचा है, मतलब ये एक्स और वाई मिलाकर 90 होना चाहिए। अब 90 में से भी 35 इधर आ चुका है, तो इसके लिए कितना बचेगा? 90 में से 35 निकल गया है, ये देखो यहाँ पर। तो कितना बचा? यस सर। 55 55। तो y और z डिग्री। का मान क्या होगा? तो y कितना आया? सर 90। y y आया 55। 55 डिग्री। और z कितना आया? सर 90 डिग्री। z आया 90 डिग्री। तो उस हिसाब से सेलेक्ट करना, पहले y का वैल्यू फिर z की। तो कौन सा है? 55 और 90 वाला ऑप्शन? सर 1। 1। टू नहीं लेना, सर ठीक है। लेकिन 2 दिया है। टू में पहले 90 लिखा है ना। क्रमशः मतलब क्रम यस से सर। क्या है, रिस्पेक्टिवली पूछा है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले y फिर z की वैल्यू। तो y की वैल्यू है 55 और z की 55। वैल्यू है 90 डिग्री। 90। तो पहले 55 होना चाहिए। यस ओके। सर। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ और भी इसमें बीच बीच में देखेंगे बाद में हम। अभी सिंपल वाले किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस तुमने बाकी भी ट्राई करने हैं, 2-3 पेपर मैं आपको सेंड करूंगा। और जो भी उसमें समझ में ना आए वो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। ठीक है। अभी हमने सिंपल यस सिंपल सर। किए। स्टार्टिंग में एक साथ ज़्यादा बर्डन डालेंगे, बीच बीच से फिर ये साइंस और सोशल साइंस के जो है इन क्वेश्चंस को भी देखते रहना। सोशल साइंस के लिए मैंने मैम को, कीर्ति मैम को बोल दिया, वो क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। साइंस के कुछ कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है ये, हिंदी में पढ़ूं कि इंग्लिश में पढ़ूं? एक ही पढ़ते हैं ताकि सर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इंग्लिश। सर इंग्लिश। ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मुझे हिंदी में तो समझाना ही पड़ेगा। नहीं सर, सर आप हिंदी में इंग्लिश पढ़ में ही लो। समझाओ। हम्म। सर तो हमारा इंग्लिश मीडियम है तो हमें इंग्लिश में ही समझ आएगा। अच्छा। सर आप मुझे समझाना, आप उसमें समझा दो, दोनों में आ जाएगा। हाँ जी। सर आपको सर जिस इंग्लिश में मीडियम में समझा समझाना है दो। आप समझा दो, अच्छा, दोनों में ही आ जाएगा समझ। मुझे लगता है दोनों में ही समझाना पड़ेगा फिर तो। लिखा है पॉटर्स प्लेस अ थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, व्हाई? बताओ क्रिस्टीना। यस सर। यस सर क्या? बताओ। सर 1। क्यों? सर क्योंकि जब हम जैसे कपड़ा लगाते हैं तो सर वो जो मतलब कि जो लोड है सर उसका जो कांटेक्ट है हमारे हेड के साथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है? कैसे डिक्रीज हो जाता है? तो क्वेश्चन है कि कुली या कोई भी बोझा ढोने वाले होते हैं तो सिर पर एक कपड़ा रखते हैं, फिर उसके बाद गोल सा टुकड़ा करके मोटा कपड़ा रखते हैं, फिर उसके ऊपर बोझा रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं? तो इसके लिए ये बताओ, ये एक सरफेस है और इस पर मुझे कील मारनी है। कील को ऐसे रखा जाता सर है सेकंड। या कील को ऐसे रख के ठोका जाता है? सर सेकंड। फिर पहले वाले करके। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्यों रख के अंदर आसानी से चली जाती है? ऐसे ठोकेंगे तो अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सर क्योंकि उसका जो पहले वाला सरफेस है सर उसका जो है वो
नुकीला है इसलिए वो नुकीला आसानी से है चढ़ तो एरिया जाएगी। कैसा है, कम है या ज्यादा है? सर क्या हुआ? नुकीला है आगे से, तो जहां टच कर रहा है वहां पर एरिया कम है या ज्यादा है? सर कम है। हाँ, तो एरिया जब कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो कम फोर्स लगाने से भी आसानी से चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। कम होगा। तो मतलब एरिया और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनमें भी जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स है, प्रतिलोम समानुपात। समझ गए? यस सर। तो इस वजह से आपका बोझा जो आपने सिर पे रखा है, अगर वो कपड़ा रख देंगे तो वो एरिया को बढ़ा देगा, पूरे में उसका वजन फैलेगा आपके सिर पे, क्योंकि सिर गोल है ना। सिर आपका यस ऐसे सर। गोल है, तो उस पर आपने बोझा रखा, तो अगर ऐसे रखोगे डायरेक्ट सिर पर तो वो एक ही जगह पड़ रहा है उसका वजन सारा, सेंटर में। तो एरिया कम हो रहा है कांटेक्ट का, तो इसलिए उस जगह प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, भारी लगेगा, आपको चुभेगा। और अगर आपने उसके ऊपर एक गोल करके कपड़ा रख दिया तो एरिया ये बढ़ गया कपड़े का, तो इसलिए ऊपर जो वजन है वो ज्यादा जगह पर फैलेगा आपके सिर के ऊपर। ओके। यस सर। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम पड़ेगा, और इस वजह से भारी ज्यादा महसूस नहीं होगा, ज्यादा दूर तक ले जाना, ज्यादा टाइम तक उठाए रखना इजी रहेगा। तो इसका ऑप्शन 2 होगा। एरिया इंक्रीज हो जाता है उससे, जिस वजह से प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, ये अगला, द ट्रांसफॉर्मेशन of the larva into an सर adult मेटामॉर्फोसिस। through drastic changes is called metamorphosis। मेटामॉर्फोसिस। तो ये फ्रॉग में भी होता है, पढ़ा होगा आपने बुक में, साइंस में। तो यस सर। मेटामॉर्फोसिस होता है, बहुत ज्यादा चेंज होते हैं बॉडी में। जैसे इंसान का बच्चा है, बचपन से ही इंसान जैसा ही लगता है बड़े होके इंसान तक, लेकिन अगर आप फ्रॉग को देखो तो बचपन में वो फिश जैसा लगता है, पहले कीड़े जैसा लगता है, फिर फिश जैसा लगता है, यस बाद में सर। फ्रॉग जैसा बन जाता है। बटरफ्लाई में भी ऐसे ही होता है, पहले कैटरपिलर होता है, फिर बाद में बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा चेंज होते हैं बॉडी में, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हिंदी में कायांतरण लिखा है आपकी बुक में, साइंस में, यहाँ काया पलट लिखा है, तो काया पलट कायांतरण सेम चीज है। यस सर। ईंधन का ऊष्मीय मान किस में नापा जाता है, सर कैलोरीफिक किलो वैल्यू? जूल पर केजी। फिर से बोलो। किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर किलोग्राम में नापा जाता है। अगला है कॉपर वेसल, है तांबे का बर्तन। उसको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाता है, नमी वाली हवा, पानी वाली हवा। तो वो उसमें डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो ग्रीन मटेरियल क्या है इनमें से? जैसे लोहे में जंग लगती है, वैसे ही तांबे का जो बर्तन होता है उसको भी खुले में छोड़ देने से तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है ऊपर से, जंग की तरह ही। तो वो ग्रीन मटेरियल यस क्या सर। है, इनमें से कौन सा है वो? सर H2O हाइड्रोजन। हाँ जी। सर कॉपर H2O क्या वेसल है? होता है Cu। इसको बोला मॉइस्ट एयर में, मतलब H2O मिल रहा है उसको। H2O मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पानी। H2O पानी होता है, ठीक है। मॉइस्चर मिल रहा है उसको। तो उससे क्या चीज बनाता है ये पूछा है, जिसकी वजह से वो डल ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो कॉपर और वाटर जो है ये मिलकर बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, और उसके लिए फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस। तो पहली बात तो ये यस बनेगा। सर। तो ये देखो किस में है, सेकंड में और सर फोर्थ में। फोर्थ में, दोनों में है। सेकंड में। ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर कार्बन भी आ रहा है। कार्बन नहीं आना चाहिए था ऐसे। ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं मुझे इसके। एक मिनट, इसको हम नेट पे सर्च कर लेते हैं।
कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये सेकंड वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट, सेकंड वाला। कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वहां से ये कॉपर कार्बोनेट भी बना देता है, CuCO3। तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है करेक्ट इसका। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तो यस बनता ही सर। बनता है, साथ में कॉपर कार्बोनेट भी बनता है। और ये कार्बोनेट कहाँ से, इसमें कार्बन कहाँ से आ रहा है, वो हवा में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहां से, CO2। ओके। यस सर। ये भी पढ़ा हुआ है आपकी, मैक्सिमम आपकी बुक के क्वेश्चन है ये। सर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं वो किस चीज को, किस गैस को फिक्स करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, उससे जमीन में, मिट्टी में नाइट्रोजन आती है। शुगर को अल्कोहल में बदलने को क्या कहते सर हैं? फर्मेंटेशन। सर फर्मेंटेशन। हाँ, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन सिम कार्ड? सिम कार्ड में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? ये भी देख लेना, बाकी ये तो मतलब बेसिक जो है, ये तो आप नेट पे सर्च करके भी पता कर लोगे जो नहीं पता होंगे इनमें, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है तो आप कर लेना। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? ये थोड़ा सा उसका आ गया, जीके का। कौन सी थी? सर पता नहीं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। सर 1973। सिम कार्ड में कौन सा एलिमेंट यूज होता है इसमें? सिलिकॉन आ रहा है, नेट पे देख लेना। सिलिकॉन, ज्यादातर जितनी भी सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें सिलिकॉन तो यूज होता ही है, जो चिप बनती हैं सारी सिलिकॉन से बनती हैं। ठीक है, तो इसका सिलिकॉन हो जाएगा। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, ये याद रखना, इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पर थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ ये सर्च कर लेना, ऐसी उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप सर ये सर्च तो कर। तो साइंस में भी है। 1973 में। हाँ जी, वंशिका क्या कहा आपने? सर ये क्वेश्चन तो साइंस में भी है, प्रोजेक्ट टाइगर वाला। हाँ, तो वहां से देख लेना फिर। अ, सर इसका 1973 होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आर करेक्ट? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ध्वनि कंपन से पैदा होती है कि नहीं? ए पार्ट। यस। यस सर। सर जब चीज वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा है, साउंड रिक्वायर्स अ साउंड मीडियम प्रोड्यूस फॉर होता है। प्रोपेगेशन, ध्वनि को प्रसार के लिए सर माध्यम की ट्रू। आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए होता है, जैसे एयर, सर वाटर, ट्रू। उसमें से होकर जाएगी। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, लाइट और साउंड दोनों को मीडियम की जरूरत होती है। ये गलत है। लाइट जो है बिना मीडियम के वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, जैसे सन से यहाँ तक लाइट पहुंचती है तो बीच में रास्ते में कोई हवा नहीं है, फिर भी लाइट यहाँ तक पहुंचती है, तो लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, सर साउंड की ट्रू। स्पीड कम होती है, लाइट की ज्यादा होती है, ये भी ट्रू है, तो ए, बी और डी ट्रू है। बी और डी। तो नंबर 2 हो गया इसका। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में? जो पुराने बल्ब होते थे जो फ्यूज हो जाते हैं, उनमें जो जलती है चीज वो टंगस्टन की बनी होती है, टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं उसमें? जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, 10-15 रुपए वाले जो बल्ब सर होते हैं क्योंकि जिनसे इसका येलो जो कलर के। मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो उसके अंदर जब करंट पास होता है तो वो गलते नहीं है, टूटते नहीं है जल्दी। और करंट उसमें से पास जब होता है, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो जलने लगते हैं। हीटर में भी यही यूज होता है, हीटर में नाइक्रोम की तार यूज होती है, वहां भी यही, तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म होके जलने लगता है। है। अगर यस सर। मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा तो वो गल जाएगा, टूट जाएगा जल्दी से और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका, तो इसलिए ज्यादा टाइम तक बल्ब जलता है। क्या यूज होता है वो भी ध्यान रखना, ये टंगस्टन यूज होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी को घुमा के, कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा एलिमेंट यूज होता है फिलामेंट बनाने के लिए? टंगस्टन। और हीटर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर,
उसमें कौन सा यूज होता है? जो तार होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर में भी ऐसे ऐसे बिजली का तार लगा यस होता है सर। उसमें, स्प्रिंग जैसा, हीटर में। वो कौन सा होता है? वो होता है नाइक्रोम। कौन सा तार होता है? नाइक्रोम। 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 ई लगता है कि नहीं लगता वो देख लेना। ये नाइक्रोम क्या है? ये दो वर्ड से बना है, निकल और और क्रोमियम। क्रोमियम। तो निकल और क्रोमियम दो एलिमेंट्स हैं, दो मेटल होते हैं, उनका एलॉय होता है ये नाइक्रोम। ये भी इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको भी पढ़ना। जो ना आए, जैसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो, आप साइंस वाले मैम से पूछ सकते हो, ठीक है, नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो पेपर मैं सेंड कर दूंगा तीन चार, उनमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सब तरह के क्वेश्चंस देखना, क्लास में फिर डिस्कस कर लेना अपने अपने टीचर से। ओके। सर और डेट भी बता देना कब है पेपर। तो हाँ, वो डायग्राम मैं आपको सेंड डायग्राम कर बेस्ड दूंगा आपके। क्वेश्चन बता दोगे आप? आपको एडमिट कार्ड सेंड कर दूंगा। क्रिस्टीना, आपने क्या कहा? सर वो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आप करवा दोगे एक आध? कौन से? ये लाइट वाले? नहीं सर, जो मैथ? डायग्राम बेस्ड है। मैथ में? मैथ नहीं में? सर, सेट में। सेट में कौन से, साइंस के या मैथ्स के, किसकी बात कर रहे हो आप? सर सेट। सेट में साइंस के या मैथ्स के, कौन से क्वेश्चन डायग्राम वाले, ये वाले? सर साइंस साइंस। साइंस का जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हो? यस सर। सर जैसे ऐसे ही क्वेश्चन हो गए। तो ये तो लाइट वाले क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना होता है लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होते हैं। तो आपको एट्थ में सिर्फ रिफ्लेक्शन के लॉज है। रिफ्लेक्शन के लॉज में क्या होता है कि जो भी आपका ये मिरर है उस पे ये जो परपेंडिकुलर होता है इसके साथ जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर आगे जाती है। रिफ्लेक्ट होते ठीक है। हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ था क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये पूरा एंगल, इंसिडेंट रे ये है जो आई, रिफ्लेक्टेड रे ये है जो गई, इनके बीच का एंगल 80 डिग्री है। तो पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये वाला। तो दोनों इक्वल होते हैं, तो दो इक्वल पार्ट्स कर लो इसके। सर 40 डिग्री। 40 डिग्री। समझ गए? क्लियर हो गया ये कैसे हुआ? पूरा 80 डिग्री है, उसमें से आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है, दोनों साइड का एंगल इक्वल है। कौन से दो साइड, फिर मैं दिखा दूं। एक ये वाला, ये ग्रीन वाला, सॉरी ब्लू वाला, और दूसरा ये ग्रीन वाला। ये जो ब्लू वाला है ये इसे कहते हैं हम यस एंगल सर। ऑफ इंसिडेंस, और जो ग्रीन वाला है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों इक्वल होंगे। रिफ्लेक्शन। और टोटल एंगल दिया हुआ है ये रेड वाला 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के ही दो हिस्से हुए हैं और दोनों इक्वल है, तो हाफ कर दो बस। 40 डिग्री हो गया आंसर। 40 डिग्री। ठीक है। सर। तो इस तरह से हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। इनमें से नोट करके रखना आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर उनको कल देख लेंगे। ठीक है। इनमें भी, और मैट के भी काफी सारे पेपर सेंड किए थे आपको, उसमें भी पूछने के लिए नोट करके रखना। यस सर। ईयर लिखा हुआ है उसमें, तो किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन नंबर पूछना है आपने, क्वेश्चन नंबर्स नोट करके रखना। फिर कल वही डिस्कस करेंगे, मैट भी और सैट भी। दो तीन पेपर सेंड करूंगा मैं सैट के भी, तो उनमें भी जो जो क्वेश्चंस आपको सर कल भी क्लियर ना हो। लगेगी क्लास पर? हाँ हाँ, कल भी लगेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस क्लियर ना हो उनको यस नोट सर। करके रखना, फिर क्वेश्चन नंबर बोलना है तुमने, वही मैं निकालूंगा, उसी को करेंगे फिर। ओके। यस सर। तो बस आज के लिए सर इतना। कहाँ तक करने हैं क्वेश्चन? कल मिलेंगे। क्वेश्चंस सभी जो भी मैं सेंड करूंगा सभी को पढ़ के रखना, और जो भी समझ में ना आए सब आप नोट करके रखना। यस सर।
इस पेपर के भी, ये वाला भी सेंड करूंगा, और इसके अलावा एक दो और सेंड करूंगा। तो सबको देखना, जहां जहां से भी जो दिक्कत लगे वो नोट करके रखना। यस सर। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय सर।